जी, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम अपना पेपर F2 का मेन एरिया एक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अच्छा, परफॉर्मेंस मेजरमेंट की इंपॉर्टेंस इस लिहाज से कि हमारे पास तीन एमटीक्यूज आएंगे पेपर के अंदर। एक एमटीक्यू जो है वो वेरिएंस के एरिया से आएगा, हमें पता है। एक हमें पता है कि बजटिंग के एरिया से आएगा। और एक एमटीक्यू इस परफॉर्मेंस मेजरमेंट के एरिया से रिलेटेड आएगा। अच्छा, ये जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया है इसके अंदर कैलकुलेशन के साथ साथ थ्योरी भी बहुत ज़्यादा मौजूद है। अगर मैं बात करूं वेटेज की तो इसकी 40% कैलकुलेशन और 60% थ्योरी है। इस वीडियो के अंदर हम कैलकुलेशन वाले एरिया को कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। बेसिकली हम इस चैप्टर की कुछ चीज़ें पीछे पढ़ चुके हैं। हमारे जो एमए 1 का टॉपिक था, एमए 1 के सिलेबस के अंदर परफॉर्मेंस इंडिकेटर का जो एरिया था उसके अंदर हम बहुत सी इसकी कैलकुलेशन देख चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट में बेसिकली है क्या क्या। परफॉर्मेंस मेजरमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर हम जज करेंगे कि हमारे जो मैनेजर्स हैं उनकी परफॉर्मेंसेस कैसी हैं, हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है। बेसिकली परफॉर्मेंस को मेजर करना हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। सो हम मेजर किस तरीके से करते हैं? हमेशा परफॉर्मेंस को मेजर हम करते हैं रेशियोज के जरिए। किसके जरिए हम मेजर करेंगे? कैलकुलेटिव एरिया की अगर मैं बात करूँ तो हम रेशियोज के जरिए अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। तो जो रेशियोज आते हैं उनमें सबसे पहले जो रेशियोज हमारे पास आते हैं उनका नाम होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। क्या नाम होता है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। सबसे पहले रेशियोज का नाम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। इस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हमारे पास बहुत से रेशियोज मौजूद हैं। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ मौजूद होता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। सबसे पहले क्या मौजूद होता है हमारे पास? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। इसके बाद जो चीज़ हमारे पास यहाँ मौजूद होती है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हम मार्जिन भी हम एमए 1 के अंदर पढ़ चुके हैं। इसी के साथ साथ एक और हमारे पास यहाँ पे रेशियो आ जाता है जिसका नाम है एसेट टर्नओवर। क्या नाम है? एसेट टर्नओवर। एक और चीज यहाँ पे हमारे पास आती है जिसका नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड। हमें पता होना चाहिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। तो ये कुछ रेशियोज हैं जो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कहलाते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास दो चीजें और भी आती हैं। अगर मैं बात करूं, ये तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हो गए। एक छोटी सी हम हेडिंग डालते हैं जिसका नाम होगा डिविजनल परफॉर्मेंस। हमारी हेडिंग का नाम होगा डिविजनल परफॉर्मेंस। अगर हमें किसी स्पेसिफिक डिवीजन की परफॉर्मेंस को जज करना है, किसी मैनेजर की परफॉर्मेंस को जज करना है, तो उसके लिए हमारे पास दो और रेशियोज मौजूद हैं जिसका नाम है मेरे पास पहले का ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या फिर ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। या फिर जो दूसरा फॉर्मूला है उसका नाम है मेरे पास रेजिजुअल इनकम। दूसरे फॉर्मूले का क्या नाम है मेरे पास? रेजिजुअल इनकम। अच्छा, ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं इन सबको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन सारे फॉर्मूलाज को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे पेपर एमए 1 के अंदर। अच्छा, अब अगर किसी को कंफ्यूजन है, सर आपने ये फॉर्मूले के नाम तो लिखवा लिए, अब क्या फॉर्मूले, इन रेशियोज के नाम तो लिखवा लिए, क्या आप फॉर्मूले लिखवाओगे? नहीं, मैं फॉर्मूले इस वक्त यहाँ पर नहीं लिखवाऊंगा। इसका रीजन ये है कि मैं आपके साथ एक वीडियो का लिंक अटैच कर दूंगा। अगर किसी को इनमें से किसी भी रेशियो के अंदर मसला है तो वो उस वीडियो के अंदर जाके कवर कर सकता है। मैंने बड़ी डिटेल के अंदर उस वीडियो में इन तमाम रेशियोज को कवर किया है। सो अगर किसी को भी इनमें से किसी भी एक रेशियो के अंदर मसला है, किसी भी एक चीज का फॉर्मूला याद नहीं है, बल्कि याद हो भी तो भी मैं कहूंगा कि ये वाली वीडियो जाके जरूर देखना। मैं अटैच कर दूंगा परफॉर्मेंस इंडिकेटर के नाम से। सो वो वीडियो जरूर जाके देखना। उस वीडियो के अंदर इन तमाम फॉर्मूलोज को मैंने बड़ी अच्छी तरीके से कवर किया है। सो ये तो हो गया मेरे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, और मैंने बता दिया, इन सब के नाम भी आपको बता दिया, और मैंने ये भी बता दिया कि अगर किसी को मसला है तो वो वीडियो जाके देख ले। हमने बड़ी अच्छी तरीके से बहुत डिटेल में इन तमाम चीज़ों को कवर किया और इनके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस भी की है। तो अगर आपको याद भी हो तो भी इन फॉर्मूलाज को जाके जरूर गो थ्रू करो। तो ये तो पहले आ गया मेरे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। सर क्या सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं? नहीं, ये तो वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज थे जो आपने पढ़े हुए हैं। कुछ ऐसे भी रेशियोज आएंगे जो आपने नहीं पढ़े हुए। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ही थे सिर्फ जो आपने पहले ऑलरेडी पढ़े हुए थे। अब अगर मैं बात करूं लिक्विडिटी रेशियोज की, अब अगर मैं बात करूं लिक्विडिटी रेशियो की, तो ये आपने कभी भी नहीं पढ़े होंगे।
अब ये लिक्विडिटी रेशियोज क्या होते हैं? लिक्विडिटी रेशियोज बेसिकली ये बताते हैं कि कंपनी की लिक्विडिटी कैसी है। कंपनी की लिक्विडिटी कैसी है, इसका मतलब कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, क्या कंपनी के पास कैश फ्लो मौजूद है या नहीं मौजूद। जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी देख रहा था कि कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, वहां पे वो कैश को कंसिडर नहीं कर रहा था। यहाँ पे हम कंपनी के कैश पोजीशन को देखेंगे, कंपनी के प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि कंपनी कितनी लिक्विड है, यानी कंपनी के पास कितना कैश मौजूद है, कंपनी के पास अपने डेब्ट्स को पे करने के लिए कितना कैश मौजूद है, कैश फ्लो डेब्ट को देने के लिए कितना मौजूद है, टू पे डेब्ट, टू पे डेब्ट, डेब्ट के मुकाबले में कितना पैसा आपके पास मौजूद है। तो ये चीज हम कहाँ पे सीखते हैं, लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर। यहाँ पे जो सबसे पहला रेशियो मेरे पास आता है वो आता है करंट रेशियो। सबसे पहला रेशियो क्या आता है मेरे पास, करंट रेशियो। देखते हैं इसका क्या फॉर्मूला है। सबसे पहले फॉर्मूले का नाम है, रेशियो का नाम है करंट रेशियो। करंट रेशियो बेसिकली मुझे बताता है कि मेरे पास कितने करंट एसेट्स हैं। करंट रेशियो, नाम में ही करंट आ गया ना, तो करंट एसेट्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे हमसे कि कितने करंट एसेट्स हैं मेरे पास एज कंपेयर टू माई करंट लाइबिलिटीज। मेरे पास कितने करंट एसेट्स हैं एज कंपेयर टू माई करंट लाइबिलिटीज। तो इसको फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है बेसिकली करंट एसेट्स। और मैं करंट एसेट्स को किससे कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पे मैं करंट एसेट्स को कंपेयर करता हूँ करंट लाइबिलिटीज से। किससे, करंट लाइबिलिटी से। यहाँ पे मैं करंट एसेट को कंपेयर करता हूँ करंट लाइबिलिटी से। अब करंट एसेट के अंदर क्या क्या आता है सर, करंट एसेट के अंदर बेसिकली आपके पास तीन चीजें आती हैं। अगर मैं बात करूं तो बेसिकली करंट एसेट के अंदर आपके पास तीन चीजें आ रही होती हैं। क्या क्या आता है करंट एसेट के अंदर, करंट एसेट में एक चीज आपके पास मौजूद होती है कैश। दूसरी चीज जो आपके पास मौजूद होती है कैश के साथ साथ वो है आपके अकाउंट्स रिसीवेबल। और आपके पास एक और चीज मौजूद होती है जिसका नाम है इन्वेंट्री। यानी ये तीनों चीजें आपके करंट एसेट कहलाती हैं। और अगर मैं करंट लाइबिलिटी की बात करूं तो आपके पास आ जाता है बेसिकली अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल के साथ साथ बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये बेसिकली आ जाता है आपकी करंट लाइबिलिटीज के अंदर। सो करंट रेशियो ये मेजर करता है कि आपके पास कितने करंट एसेट हैं टू पे योर करंट लाइबिलिटीज। अगर खुदा ना खास्ता करंट लाइबिलिटी वाले आगे पैसे मांगने के लिए, तो आपके पास कितने पैसे मौजूद हैं। तो आज इसका फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। इसी से मिलता जुलता एक और रेशियो है हमारे पास जिसका नाम है क्विक रेशियो। इसका क्या नाम है, क्विक रेशियो, QUIC, क्विक रेशियो। और इस क्विक रेशियो को मैं प्यार से एक और नाम दूंगा, वो है एसिड टेस्ट रेशियो। या तो क्विक रेशियो कह लो, या एसिड टेस्ट रेशियो कह लो, कुछ तो कह लो। या तो हम इसको क्विक रेशियो कहेंगे या फिर हम क्या कहेंगे, इसको एसिड टेस्ट रेशियो। इसका क्या फॉर्मूला है मेरे पास, और इसमें और करंट रेशियो में क्या फर्क है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरे पास खुदा ना खास्ता ये अकाउंट्स पेबल वाला या बैंक ओवरड्राफ्ट वाला, ये लोग आ जाते हैं पैसे मांगने के लिए कि सर मुझे मेरे पैसे वापस दें, तो इनको मैं पैसे कैसे दूंगा, या तो मैं इनको कैश दे दूंगा, या तो मैं अकाउंट रिसीवेबल वालों से जाके पैसे लूंगा और वो दे दूंगा, या मैं अपनी इन्वेंट्री बेचकर इनको पैसे दे सकता हूँ। ये तीन तरीके हैं पैसे देने के। अब कैश तो मेरे पास फौरी तौर पर मौजूद है, जैसे ही कोई आया मैंने कैश निकाल के दे दिया। अकाउंट रिसीवेबल भी मेरे पास फौरी तौर पे मौजूद होता है, मैं उनको कह सकता हूँ कि देखो 4 दिन बाद ये बंदा मुझे पैसे देगा, मैं तुम्हें ला के दे दूंगा। अकाउंट रिसीवेबल को भी मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि मुझे मेरे पैसे कब मिलेंगे, मुझे ये बात पता है अकाउंट रिसीवेबल के जरिए भी, यानी कैश के जरिए तो मेरे पास पैसे मौजूद ही हैं। अकाउंट रिसीवेबल के जरिए भी मैं प्रिडिक्ट करके बता सकता हूँ कि भाई 2 दिन बाद 3 दिन बाद पक्का पक्का पैसे मेरे पास आ जाएंगे। और अगर नहीं है तो फिर मैं उस पर भी केस कर सकता हूँ, मेरे पास एक ये तो मेरा लीगल राइट मौजूद है ना। तो अकाउंट रिसीवेबल और कैश, ये दोनों चीजें तो मेरे पास फौरी तौर पर मौजूद होती हैं। अब अगर ये लोग मेरे पास आ गए, मेरे पास पैसे मांगना है 50,000, कैश था मेरे पास 20,000, अकाउंट रिसीवेबल थे 10,000, तो 30,000 तो यहाँ से कवर हो गए, बाकी 20,000 कहाँ से होंगे कवर बाकी 20,000 इन्वेंट्री से कवर हो जाएंगे। अब अगर मैं इन्वेंट्री की बात करूं तो क्या इन्वेंट्री फौरी तौर पे मार्केट में बिक सकती है, हाँ सर बिक सकती है, नहीं सर नहीं बिक सकती।
यानी कि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हाँ सर बिक सकती है, कुछ कह रहे होंगे नहीं सर नहीं बिक सकती। तो दोनों चीजें पॉसिबल है, हो सकता है इन्वेंट्री फौरी तौर पे मार्केट में बिक जाए, और हो सकता है कि इन्वेंट्री बिक कर ही ना दे, उस इन्वेंट्री की किसी को जरूरत ही ना हो। यानी कि इन्वेंट्री जो है वो एक डाउटफुल चीज है। इन्वेंट्री क्या है आपके लिए? एक डाउटफुल चीज है, आपको नहीं पता कि ये मार्केट में जाके बिकेगी या नहीं बिकेगी। सो क्विक रेशियो कहता है कि यार ये इन्वेंट्री की झंझट में आप पड़ो ही ना, इन्वेंट्री को आप क्या कर दो, इग्नोर कर दो। क्विक रेशियो आपको कहता है कि इन्वेंट्री को आप हटा दो, इग्नोर कर दो। सो बेसिकली क्विक रेशियो आपसे कहता है कि करंट एसेट्स बिल्कुल आपने सही लिए थे, लेकिन उन करंट एसेट में सिर्फ कैश लो और सिर्फ क्या लो, अकाउंट रिसीवेबल। यानी कि क्विक रेशियो आपसे कहता है कि करंट एसेट को कंसीडर करो। किसको कंसीडर करो? करंट एसेट को। बिल्कुल आपने सही फॉर्मूला लगाया था, पहले भी करंट एसेट्स लिए थे, अभी भी करंट एसेट्स लो। लेकिन फिर ये कहता है कि यार इस करंट एसेट्स में से एक चीज माइनस कर दो जिसका नाम है इन्वेंट्री। ये कहता है भाई इन्वेंट्री को माइनस कर दो। अब आपने इन्वेंट्री को माइनस कर दिया। हाँ, अब जो भी फिगर है ना ये आपकी जेन्युइन फिगर है, और अब इसको कंपेयर करो अपनी करंट लाइबिलिटी के साथ। अब इसको डिवाइड कर दो करंट लायबिलिटी के साथ। सो यानी क्विक रेशियो भी सेम करंट रेशियो की तरह है, सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ पे किसको माइनस करना है? इन्वेंट्री को माइनस करना है। अच्छा, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, या तो करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, या फिर सिंपली कैश प्लस अकाउंट रिसीवेबल। या तो कैश प्लस अकाउंट रिसीवेबल कर लो, या फिर करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस कर लो, बात एक ही है, और इसको डिवाइड कर दो करंट लायबिलिटी से। तो दो फॉर्मूले मेरे पास आ गए। पहला फॉर्मूला आ गया करंट रेशियो का, दूसरा फॉर्मूला आ गया क्विक रेशियो का। ये दोनों ने मुझे बताया कि मेरे पास कितने एसेट्स मौजूद हैं टू पे माई लायबिलिटीज। इसके बाद लिक्विडिटी रेशियो में तीन और रेशियोज आते हैं मेरे पास, जिनका नाम है, पहले का नाम है रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। पहले का क्या नाम है? रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड मुझे कहता है कि आप अपने रिसीवेबल कितने टाइम में कलेक्ट कर रहे हो। आप कितने टाइम में अपने रिसीवेबल्स कलेक्ट कर रहे हो? क्या आपको 2 दिन लग रहे हैं पैसे कलेक्ट करने में? क्या आपको 3 दिन लग रहे हैं, 4 दिन लग रहे हैं, 10 दिन लग रहे हैं, 12 दिन लग रहे हैं? यानी जितने ज्यादा दिन लग रहे हैं उतनी बुरी बात है। भाई कम से कम दिन लगने चाहिए रिसीवेबल से पैसे इकट्ठा करने में, तो जितने ज्यादा दिन लग रहे हैं उतनी बुरी बात है। सो रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड आपको डेज में आंसर देता है कि आपको अपने अकाउंट रिसीवेबल से पैसे लेने में कितनी देर लग रही है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स। अकाउंट रिसीवेबल को आप डिवाइड कर दोगे क्रेडिट सेल्स के साथ, और मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसे नंबर ऑफ डेज में आंसर चाहिए तो 365 के साथ। अगर मंथ्स में आंसर चाहिए होता तो मैं मल्टीप्लाई करता 12 के साथ, वीक्स में चाहिए होता तो मैं मल्टीप्लाई करता 52 के साथ। ये मेरी मर्जी है। बेसिकली आंसर एग्जामिनर आपसे डेज के अंदर ही पूछता है, रिसीवेबल इन डेज में ही बताए जाते हैं, तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे? 365 के साथ। अनटिल अनलेस सवाल में आपको डेज मेंशन है, क्योंकि अक्सर सवाल में 360 डेज मेंशन होते हैं, तो जब वो 360 डेज मेंशन है तो आप 360 डेज को कंसिडर करोगे। लेकिन जब कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप 365 डेज लोगे। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है रिसीवेबल कलेक्शन का, कि आपने अकाउंट रिसीवेबल लिया, डिवाइड कर दिया क्रेडिट सेल से, क्योंकि पैसे रिसीव किससे करना है? रिसीव सर उससे करना है जिसको सेल क्रेडिट पे की थी, तो उसी से कंपेयर करो। अकाउंट रिसीवेबल को डिवाइड कर दो क्रेडिट सेल से, और डेज में आंसर के लिए मल्टीप्लाई कर दो 365 से। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला आता है मेरे पास, वो आता है पेएबल पेमेंट पीरियड। दूसरा फॉर्मूला किस चीज का है? पेएबल पेमेंट पीरियड। पेएबल पेमेंट पीरियड मुझे ये बताता है कि मैंने कितने दिनों में अपने पेएबल्स को पैसे दिए हैं। क्या मैं पेएबल को 10 दिन में पैसे दे रहा हूँ, 12 दिन में पैसे दे रहा हूँ, 15 दिन में पैसे दे रहा हूँ? तो इसका मतलब एक बात तो तय हो गई कि यहाँ पे हम अकाउंट्स पेएबल को चेक कर रहे हैं। किसको चेक कर रहे हैं? अकाउंट्स पेएबल को। तो फॉर्मूला बन जाएगा मेरा अकाउंट्स पेएबल। अच्छा जी, अकाउंट्स पेएबल को हम किससे कंपेयर करेंगे? जब अकाउंट रिसीवेबल की बात थी तो रिसीवेबल मैं किससे कर रहा था? जिससे मैंने क्रेडिट पे सेल की थी। तो अकाउंट्स पेएबल किसको पे कर रहा हूँ? जिसको मैंने क्रेडिट पे सामान खरीदा होगा, जिससे मैंने क्रेडिट पे परचेजेस की होंगी। तो डिवाइड हो जाएगा क्रेडिट परचेजेस के साथ। किससे डिवाइड हो जाएगा? क्रेडिट परचेजेस के साथ। और डेज में आंसर चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 365। मल्टीप्लाई किससे कर दिया आपने? 365 से। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज बताता चलूँ। यहाँ पे एक और चीज मैं बताता चलूँ, वो ये है कि अक्सर सवालात के अंदर क्रेडिट परचेजेस गिवन नहीं होती। तो जब क्रेडिट परचेजेस गिवन ना हो, और तो उसकी जगह आप एक और चीज यूज कर सकते हो जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ
सेल्स। इन केस अगर आपको क्रेडिट परचेज इज ना गिवन तो आप कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर को यूज करोगे। ओके, तो दो फॉर्मूले हो गए मेरे पास। तीसरा फॉर्मूला मेरे पास आ जाता है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड मुझे बताता है कि मैं कितने टाइम तक इन्वेंट्री होल्ड करके रखता हूँ। यानी कि मैंने एक जगह से सामान खरीदा, दूसरी जगह सामान बेचना है, तो मैंने कितने दिन अपने पास सामान रखा। क्या मेरे पास 3 दिन तक इन्वेंट्री होल्ड रहती है, 4 दिन तक रहती है, 5 दिन रहती है, 8 दिन रहती है, कितने दिन रहती है? क्योंकि ऑब्वियस बात है, जितने ज्यादा दिन मेरे पास इन्वेंट्री होल्ड में है उतनी ज्यादा मेरी होल्डिंग कॉस्ट आएगी। तो मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मेरा होल्डिंग पीरियड क्या रहे, कम से कम रहे। सो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड को कैसे चेक करेंगे? इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड को चेक करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले तो अपने पास ले लोगे इन्वेंट्री, कि आपके पास कितनी इन्वेंट्री मौजूद है, एंड देन उस इन्वेंट्री को आप कंपेयर करोगे अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ। किससे कंपेयर करोगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ। और फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 365 से, तो आपके पास आ जाएगा इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। सो 3 तरीके के फॉर्मूले मैंने, बेसिकली तो 5 तरीके के लिक्विडिटी रेशियोज मैंने पढ़े। पहला था करंट रेशियो, दूसरा था क्विक रेशियो, तीसरा रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, चौथा पेबल पेमेंट पीरियड, और पांचवा था इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। सो ये थे मेरे लिक्विडिटी रेशियोज। ये मुझे ये बता रहे हैं कि मेरे पास कैश फ्लो की क्या पोजीशन है, कितने टाइम में कैश आता है, कितने टाइम में कैश चला जाता है, लिक्विडिटी पोजीशन कंपनी की कैसी है। अब इसी तरीके से एक और एरिया मेरे पास, मैं अब तक 2 रेशियोज पढ़ चुका हूं, मैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी देख चुका हूं, मैं लिक्विडिटी रेशियोज भी देख चुका हूं। अब बात आती है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज की। अब किस चीज की बात आती है मेरे पास? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। अब मेरे पास आ गए लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। इन रेशियोज के अंदर मैं ये बताता हूँ कि कंपनी के अंदर कितना रिस्क मौजूद है, कंपनी के अंदर कितना रिस्क मौजूद है, कंपनी इन फ्यूचर कितने कर्जों के अंदर है। देखो, प्रॉफिट लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर तो मैं ये देख रहा था कि मेरे पास करंट एसेट्स कितने हैं, करंट लाइबिलिटीज कितनी है। क्या कंपनी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी से चल रही होती है? नहीं, कंपनी में तो पैसा आता है सर शेयर्स के जरिए, लोन के जरिए, इन चीजों के जरिए आता है, यानी कि ये लॉन्ग टर्म डेब्ट के जरिए पैसा आता है। तो कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैसी है? क्या दूर तक कंपनी चल सकती है, देर तक कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी? क्या 4-5 साल कंपनी सरवाइव कर सकती है या नहीं कर सकती? सो कंपनी में कितना रिस्क मौजूद है, एक बंदा इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखेगा कि कंपनी में रिस्क कितना मौजूद है। रिस्क के बारे में वो कैसे असेसमेंट करेगा? रिस्क के बारे में वो असेसमेंट इस तरीके से करेगा, वो देखेगा कि भाई कंपनी कितने टाइम तक चल सकती है। अगर पता चला कि कंपनी की पोजीशन बहुत खराब है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। सो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज मेरे पास कौन कौन से मौजूद हैं? सबसे पहला जो रेशियो मेरे पास मौजूद है उसका नाम है गेयरिंग रेशियो। उसका नाम है गेयरिंग रेशियो। गेयरिंग रेशियो मुझे बताता है कि मेरी कंपनी कितनी गेयर्ड है। इसका क्या मतलब है सर? गेयरिंग रेशियो का क्या मतलब है? गेयरिंग रेशियो का मतलब ये है कि कंपनी कितनी गेयर्ड है, मतलब ये कि आपकी कंपनी में कितना डेप्ट मौजूद है एज कंपेयर टू योर इक्विटी। कितना डेप्ट मौजूद है एज कंपेयर टू योर इक्विटी। सो ये चीज आपको कौन बताता है? गेयरिंग रेशियो बताता है, मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज में आंसर आएगा आपका मल्टीप्लाई बाय 100 करके। और इसका एक और फॉर्मूला भी है, एग्जामिनर बताएगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। कितना डेप्ट मौजूद है एज कंपेयर टू योर टोटल कैपिटल, यानी कि डेप्ट प्लस इक्विटी। तो गेयरिंग रेशियो के दो फॉर्मूले हैं। गेयरिंग रेशियो हमें ये बताता है कि हमारे पास कितना डेप्ट मौजूद है एज कंपेयर टू आवर इक्विटी, या फिर जो टोटल पैसा मौजूद है उसके उसके अंदर डेप्ट की कितनी परसेंटेज है। तो एग्जामिनर आपको बता देगा कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला यूज करना है या ये वाला यूज करना है। किट के अंदर भी आप देखोगे कि एग्जामिनर जा बजा आपको बताता जा रहा है कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। सो गेयरिंग रेशियो ने तो मुझे ये बता दिया कि मेरे मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कितना कर्जा मौजूद है और कितना इक्विटी वाला, यानी कि मेरा अपना पैसा मौजूद है, शेयर होल्डर के जरिए लिया गया पैसा कितना मौजूद है। सो पहला तो था गियरिंग रेशियो। दूसरा क्या है मेरे पास? दूसरा मेरे पास आ जाता है इंटरेस्ट कवर। दूसरा जो रेशियो आ रहा है मेरे पास उसका नाम है इंटरेस्ट कवर। इंटरेस्ट कवर मुझे ये बताता है कि मेरा प्रॉफिट कितना है टू पे माई इंटरेस्ट। यानी कि फॉर सपोज आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, आपका पीबीआईटी है
एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ, कॉपी नहीं करना। 50, आपका पीबीआईटी है 50, और इंटरेस्ट है आपका 30। इंटरेस्ट कितना है? 30, या फिर मैं कहता हूँ 25। इंटरेस्ट कितना है आपका? 25। सो इसका मतलब आप अपने इंटरेस्ट को कैसे कवर करोगे? आप अपने इंटरेस्ट को कवर करते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको दूसरा नाम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है, ये याद रखना। पीबीआईटी का दूसरा नाम होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब आपके पास कितना प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स है टू पे योर इंटरेस्ट कवर, कितने टाइम्स मौजूद है? तो इसको आप कैलकुलेट करते हो 50 डिवाइडेड बाय 25। 50 डिवाइडेड बाय 25, जब मैंने 50 को डिवाइड किया 25 से तो मेरे पास आंसर आया 2। सो इंटरेस्ट कवर का आंसर आता है टाइम्स के अंदर। अगर 2 आ रहा है तो इसका मतलब 2 टाइम्स, और इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 2 टाइम्स प्रॉफिट मौजूद है टू पे माई इंटरेस्ट, यानी कि मैं 2 दफा अपने इंटरेस्ट को दे सकता हूँ, इतना प्रॉफिट है मेरे पास। हालांकि इंटरेस्ट तो मुझे एक ही दफा देना है। तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट बहुत अच्छा है। इन्वेस्टर बोलेगा कि नहीं, इसका प्रॉफिट अच्छा है। या फिर जो बंदा कर्जा दे रहा होगा वो कहेगा कि हाँ भाई, इसके पास इतना प्रॉफिट मौजूद है कि ये 2 दफा अपने इंटरेस्ट को पे कर सकता है, इसका मतलब मेरा इंटरेस्ट भी ये दे देगा। लेकिन इसी के बरक्स अगर तो मेरा प्रॉफिट होता, अगर तो मेरा प्रॉफिट होता 50 और मेरा इंटरेस्ट भी होता 50, तो आंसर क्या आ जाता? 50 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल्स टू 1 टाइम। ये बहुत बुरी बात है। ये क्या है? बहुत बुरी बात है। कोई भी मुझे कर्जा देने आएगा वो कहेगा कि इसके पास सिर्फ एक दफा इंटरेस्ट देने के पैसे हैं, इसके बाद इसके पास कुछ भी नहीं बचता। तो जब इसके पास कुछ बचता ही नहीं है, ये मुझे कैसे मेरे इंटरेस्ट के पैसे देगा? तो कोई भी बंदा इस शख्स को कर्जा नहीं देगा जिसका इंटरेस्ट कवर सिर्फ 1 टाइम हो। जिसका 2 टाइम होगा उसको हंसते खेलते हर बंदा कर्जा दे देगा। सो फॉर्मूला क्या बन गया अल्टीमेटली मेरे पास? फॉर्मूला अल्टीमेटली क्या बन गया मेरे पास? अल्टीमेटली जो फॉर्मूला बना वो मेरे पास ये बना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को मैं लूंगा और उसको मैं कंपेयर किससे करूंगा? अपने इंटरेस्ट के साथ। इसको मैं कंपेयर करूंगा अपने इंटरेस्ट के साथ, और मेरे पास आंसर आ जाएगा टाइम्स के अंदर। इसको किसी चीज से कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। सो ये है मेरे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो कि कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन कैसी है, डेब्ट से रिलेटेड कंपनी की पोजीशन कैसी मौजूद है। सो यहाँ पे हमारा, मैं कहूँ कि अगर तो कैलकुलेटिव एरिया खत्म हुआ तो मैं गलत नहीं हूँ। इसके अलावा जो रेशियोज है हमारे पास वो लेबर के रेशियो थे, जो हम जा बजा पहले पढ़ चुके हैं। लेबर के टॉपिक में भी हम पढ़ चुके हैं, लेबर एफिशिएंसी रेशियो, लेबर कैपेसिटी रेशियो, लेबर वॉल्यूम रेशियो, जो हमें चीजें आती हैं। सो यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन वाली चीजें खत्म होती हैं। इन फॉर्मूलाज को आप लोग अच्छे से देखो, और इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस मार्क करके दे रहा हूँ अभी आपको। तो वो क्वेश्चन खुद से किट के सवाल आते हैं, उनको ट्राई करो। मेजोरिटी क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करोगे, उसके बाद जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे उनको हम क्लास में कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ये वो सवालात हैं जो आप लोग खुद से कवर करने की कोशिश करोगे, और इनमें से अगर किसी भी सवाल के अंदर, सारे कैलकुलेटिव सिंपल से सवाल आते हैं, फार्मूला को आपने अप्लाई करना है। किसी भी सवाल में मसला होगा या कोई ऐसा सवाल होगा जो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो वो आप मुझसे थ्रू व्हाट्सएप भी पूछ सकते हो, और हम उसको क्लास के अंदर भी फिर डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर कि किस तरीके से इन कैलकुलेटिव सवालात को आपने अप्रोच करना है। सो थैंक यू। आई होप कि आप लोग इन सवालात के ऊपर मेहनत करोगे, समझोगे, क्योंकि फॉर्मूले तो बहुत आसान है, सॉल्व करना भी आसान है। इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर जो चीज़ तंग करती है स्टूडेंट्स को वो थ्योरी है। तो फिर हम इंशाल्लाह थ्योरी को अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।